पेशावर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के, तो उस लिहाज से उनकी जो एक बतौर उस्ताद कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा हैं, और जो सहाफ़ी यहाँ पे हैं ज़ाहिर है कि वी आर इंडेटेड टू हिम। लेकिन रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब से तो मेरा बहुत करीबी और बड़ा पुराना ताल्लुक़ था, और अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर और उसके अलावा जो टेररिज्म से मुतालिक उनका जो इल्म और नॉलेज था वो बहुत वसी था। और रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, जो जिस तरह से इस्माइल भी अभी कह रहे थे, बात यह है कि आपकी जो इंटेग्रिटी है, सबसे अहम बात यह है कि आपकी जो इंटेग्रिटी है और वो रिपोर्टिंग में बहुत अहम है। इंटेग्रिटी में सबसे अहम चीज़ क्या है किसी भी रिपोर्टर के लिए, वो ये है कि वो उसके अपने व्यूज़ जो भी हों, अपने ख्यालात उसके जैसे भी हों, वो रिपोर्ट वो करे जो हुआ है या जो उसकी आँख ने देखा है। ये सबसे अहम है रिपोर्टिंग का, और जो उसका सामे है या जो देख रहा है उसका जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद इस ट्रस्ट के ऊपर होती है कि जो रिपोर्ट वो की जा रही है वो दुरुस्त है। बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो अब सहाफ़ी हैं वो अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है वो उनकी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने फेक न्यूज़ ही फैलानी शुरू कर दी है रिपोर्टिंग के नाम पे। मसलन अभी भी आप देखिए कि जो आप इस वक्त जो मामला होता है, अभी आप ले लें जो हमारी इस तरह से बात हम कर रहे थे कि जिस तरह से जो डिक्लाइन है इस वक्त वो क्या है और इस वक्त बड़ा मसला क्या है। पहली बात तो इसमें कोई मुझे शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे प्रेस बहुत आज़ाद है और बहुत ताकतवर है। बड़े कम और ममालिक जो हैं उनमें आप मिसाल दे सकते हैं इतने फियरलेसली इंडिपेंडेंट प्रेस की, और इसके बावजूद कि ये पेशावर में मैं समझता हूँ कि जो टेररिज्म से जो मसाइल पैदा हुए वो जहाँ बाकी सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा हुए वो ज़ाहिर है प्रेस क्लब के लिए भी हुए, सहाफ़ियों के लिए भी हुए। और मुझे सदर साहब बता रहे थे कि शायद दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब होगा जिस पे सुसाइड अटैक हुआ। तो जाहिर है कि इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ और कितनी एक जहद मुसलसल है जिससे कि पेशावर का सहाफ़ी और खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी, हमारे ट्राइबल एरियाज़ का सहाफ़ी जो है वो गुज़रा है और गुज़र रहा है, और बाकी सोसाइटी ने भी अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो असल पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्होंने मालिकान ने बनाया हुआ है। वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पे फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने, लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरा मैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को तो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, और फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। 40% प्रॉफिट अगर आपका एक साल में बढ़ जाए, आपका काम है आप अपने नीचे वर्कर्स को जो है उसमें शामिल करें। और फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट शिफ्ट जो हमें लाने की ज़रूरत है वो ये है कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ हैं इदारों की वो मालिकान से शिफ्ट होके वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पास आएँ और प्रोफेशनल अंदाज में आगे चलें। मुझे एक एंकर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे मालिक जो हैं
उनका काम फंसा हुआ है एफबीआर के पास, तो वो मुझे रोज़ ही जो है उसने जो है वो कहा हुआ है कि नहीं आप एफबीआर के ऊपर प्रेस जो है वो प्रोग्राम करो। अब इस तरह तो नहीं कोई आज़ाद सहाफ़ी। फिर हमारे यहाँ डैमेजेस का लॉ कोई नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि लाइबल लॉज जो है वो होने चाहिए, जब आप लाइबल लॉज लाने की बात करें तो वो नहीं होता। फिर आपने ये, मैं आपको ये ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं, आप देखिए 5-7 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी पता नहीं उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। वो एक ट्वीट करेगा कि जी अगले जनवरी में जनाब हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद अगला आएगा कि नहीं जी वो देखें आर्मी चीफ जो थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मुंह इधर किया हुआ था, आर्मी चीफ ने इधर किया हुआ था, तो ये तो मुल्क में बहरान हो गया। तीसरा कहेगा नहीं जी वो चीफ जस्टिस जब आए हैं ना जी तो उन्होंने हाथ सही नहीं मिलाया, तो इससे लगता है कि मुल्क में बहरान हो गया, और सारी डिस्कशन हम इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूँकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है जी ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी नहीं लेते, आप बता दें आगे क्या करें। आप खुद ही आपने 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 से लेके 2006 तक हमने जो कुल कर्जे हासिल किए पाकिस्तान ने वो 6 ट्रिलियन रुपए थे। इस 6 ट्रिलियन में हमने देखे क्या क्या कर लिया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना दिया, हमने गवादर जो है वो ख़रीद लिया, हमने अपनी तीनों अफवाज जो हैं वो अपनी खड़ी कर दी, हमने पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मोटरवेज भी बना ली। ये सारा कुछ हमने 6 ट्रिलियन में किया। 2008 में जरदारी साहब माशाल्लाह वारिद हुए और फिर उसके बाद हमारे पास नवाज शरीफ साहब आए। 10 सालों में ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था इसमें हमने कितना कर्जा लिया, 1947 से लेके 2008 तक हमारा कर्जा था 6 ट्रिलियन। 2008 से 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया, 23 ट्रिलियन। अब आप मुझे बताएं उस 23 ट्रिलियन में हमने क्या किया। अब जब कर्जे उतारने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्जा लेंगे, आप इधर से कर्जा थोड़ा सस्ता कर्जा लेते हैं और महंगा कर्जा उतारते हैं। ये जो है वो सारे का सारा मामला चल रहा है। और उसके ऊपर ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में एक थर्ड पार्टी उभरी, और उसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबे को। और खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली है उसको लीड किया। पहली दफ़ा नहीं लीड किया, 1947 में अगर जो आप कायदे आज़म की इस मूवमेंट को लब्बैक ना कहते तो आज पाकिस्तान ना होता। सो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसको आपने लीड किया। उस वक़्त सरहद था, आज उसी सरहद के का नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी तब्दीली को लीड किया और आपने एक थर्ड पार्टी को रास्ता दिया। 2 पार्टी सिस्टम, 2 फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ और थर्ड पार्टी जो है वो उभरी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि 3.5 साल में सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमने एक इमरान खान ने आके एक संजीदा एफर्ट की है। हमने संजीदा एफर्ट क्या किया है, हमने पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की है, जिसको स्कैंडिनेविया के मॉडल के ऊपर हमने किया है। या प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि स्कैंडिनेविया की जो निज़ाम है वो मदीना की रियासत के ऊपर मबनी था, तो हमने रियासत मदीना एक बुनियादी तौर के ऊपर एक सोशल वेलफेयर स्टेट की हमने बुनियाद रखी। हमने सोशल वेलफेयर स्टेट में क्या किया, हमने जो सबसे कमज़ोर तबका था हमने उसको टारगेट किया। उसके बाद हमने मिडिल क्लास को कहा कि सेहत कार्ड आपको हम देते हैं। सेहत कार्ड जैसा एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू किया, उसको हम पूरे पंजाब में भी ले गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी शुरू हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लॉन्च हो चुका है। 10 लाख रुपया हर शहरी को इलाज की सहूलत जो है वो आपने दे दी, आपने ख़र्चा उनका ख़त्म कर दिया। आपका जो मेडिकल का ख़र्चा था वो हुकूमत ने कहा कि हम उतारेंगे। इसी तरह से अब हम जो राशन का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमने कहा कि 30%
जो कीमत बढ़ी है वो हुकूमत बेयर करेगी, बाकी जो है वो जितना पिछला चल रहा था उसके मुताबिक हम करेंगे। सो हमने एक सोशल वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। हम हर काम हमने ये कर रहे थे, बाहर से चीज़ें मंगवाओ और इस्तेमाल करो। अब 20 करोड़ या 22 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है वो दुबई या सिंगापुर के मॉडल के ऊपर तो नहीं बन सकता था, लेकिन ये जो इसाक डार था या ये जो सारे बैठे हुए थे, इनका तो ये देखिए, आज जब रुपया बढ़ता है, एक तो इशू है ना, जिस शख्स की भी बाहर जायदाद है, जब भी डॉलर यहाँ पे बढ़ता है, रुपए की कीमत गिरती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तबके को होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस तबके को होता है जिसकी जायदाद बाहर है, जिसका रुपया जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। लिहाजा इन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गई और पाकिस्तान एक सर्विस सेक्टर इकॉनमी बन गई। इसके नतीजे में पाकिस्तान की अंदर बेरोज़गारी भी आई, हमारे यहाँ अनस्किल लेबर जो है वो डेवलप हुई और हम अभी उसमें जो है वो पड़ गए। अब हम 3.5 साल में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री को खड़ा किया, हमने एग्रीकल्चर को खड़ा किया। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि 2 सालों में गंदम की बम्पर क्रॉप, मकई की बम्पर क्रॉप, चावल की बम्पर क्रॉप, उसके बाद गन्ना हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप हुई और अब इस बार हमने कॉटन को भी उठाया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके सूबे में जैतून जो है वो लगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, जब इमरान खान ने हलफ लिया था उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो एडिबल ऑयल था यानी पाम ऑयल जो था उसकी कीमत थी कोई $515 मैट्रिक टन, आज उसकी कीमत है $1300 मैट्रिक टन। इसी तरह से जो तेल है वो 40, 45, $50 से वो 90, 92, $94 के ऊपर चला गया। अब आप देखिए, जो चीज़ें आपने ये चीज़ें बाहर से मंगानी हैं और वो महंगी हैं, वो महंगी होगी, लिहाजा आपकी आमदनी जो है वो उसका सबूत होगा। जितनी आमदनी आपकी बेहतर होगी उतना जो अखराजात हैं वो हमें कम लगेंगे। लिहाजा हमने आमदनी बढ़ाने के ऊपर जोर दिया और हमने कहा लोगों की आमदनी बढ़े। 1100 अरब रुपया एग्रीकल्चर इकॉनमी में गया। कंस्ट्रक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 अरब रुपया जो है उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। और ये तमाम बातें, उसके बाद कोरोना जो है उसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। अगर एक मुल्क जिसने कोरोना का मुकाबला किया और मुल्क से, और वो कोरोना से बाहर सबसे पहले निकला, तो वो पाकिस्तान था अल्हम्दुलिल्लाह। और इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किया कि नॉर्मेलिटी इंडेक्स में सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर कोई मुल्क आया है तो वो पाकिस्तान आया है। इसी के बाद ब्लूमबर्ग ने कहा कि कोरोना के ऊपर भी और मईशत के ऊपर भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अगर किसी ने जो है वो मुकाबला किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है। लिहाजा हमने इस पूरे जो सिनेरियो है उसको हमने तब्दील करके रख दिया। आज पाकिस्तान में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो नहीं थी। हमने क्या किया, पहली बार आके आज इमरान खान जो हैं वो तमाम इदारों को हर जगह साथ लेके चलते हैं। कभी हमने कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स नहीं की है। आज तमाम इदारे इमरान खान के जो विजन है उसको समझते हैं, तमाम इदारे हुकूमत के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। ये वो कामयाबियां हैं जो इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समेटी हैं, और इसलिए पाकिस्तान जो है वो जो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, वो इन वजूहात की तरफ से जा रहा है। जो बाकी हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, अब देखते हैं कि PMLN में जो शरीफ फैमिली है उसका इक़्तिदार अब ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद कौन PMLN में सामने आता है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगर लीड नहीं कर पा रहे तो कौन अगला उनका जो है वो लीडर होगा, उसके मुताबिक पाकिस्तान आगे चलेगा। हम कोई ये तो नहीं कि 1-2 इंडिविजुअल जो हैं वो चले जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सियासत ने कोई रुक जाना है। पाकिस्तान की सियासत तो चलती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला ये जिस किस्म की हमने इस वक्त पॉलिसीज़ ली हैं, अगले 5 साल में उनके ऊपर एक वक्त चाहिए, एक दरकार है। उन 5 सालों में जो अगला इंशाअल्लाह टेन्योर होगा उसमें हम देखेंगे कि ये पॉलिसीज़ एक तनावर दरख्त बनेंगी और जिस तरीके से हम जा रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान की डायरेक्शन बिल्कुल दुरुस्त है और इंशाअल्लाह हम सही समत आगे बढ़ रहे हैं। चौधरी साहब ये बताइए कि इस वक्त
प्रेस क्लब के लिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं प्रेस क्लब पे बाद में बात कर लूँ या आखिर में? ये बताइए जो इस वक्त आपका टेम्पो बंदोबस्त उसी टेम्पो में अगर आप बात करें तो इस वक्त जो एक सिचुएशन बनी हुई है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो गवर्नमेंट की जो जहादी जमातें हैं उनके साथ उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है हुकूमत के खिलाफ, तो क्या आप समझते हैं कि ये मूव कामयाब होगी और क्या आप समझते हैं कि खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसे इस मूव से कोई खतरा है? देखिए जी, इत्तेहादी जमातें हों या कोई भी हो, सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी होती है। उन्होंने देखना होता है कि हमारा मुफाद किधर है। इस वक्त इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस वक्त हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए, बात यह है कि आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो देखनी है ना। आपके सवाल का जवाब तो बड़ा सिंपल है, ना आपने अपोजिशन की बात सुननी है, ना आपने हुकूमत की बात सुननी है। आपने सिंपल जो है वो देखना है, फिगर ये देखना है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो, जीडीपी टू डेट रेशो जो था वो 2018 तक कितना था और अब कितना है, और आपको पता चल जाएगा कि अब जो हमारा जीडीपी टू डेट रेशो है वो मुसलसल कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम मुसलसल कर्जे जो है वो वापस कर रहे हैं, और लेने कर्जे तो लेने पड़ रहे हैं। अब आप कैसे करेंगे? आपने अगले इसी साल, मतलब आप देखिए कि हमने जो अगले 2 साल हैं उसमें तकरीबन हमने $18 बिलियन वापस करने हैं। तो आप कैसे वापस करेंगे? आप सस्ते कर्जे लेंगे और महंगे कर्जे जो है वो आप वापस करेंगे। देखिए जी, फैसल वोडा साहब का जो केस है उसमें अभी उनके पास लीगल ऑप्शंस खुली हैं और वो अपनी लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये कहना कि उन्होंने फ़लाने दिन डेट दे दिया या फ़लाने दिन कर दिया, बेसिकली उसका जो फैसल का केस है वो बड़ा सिंपल है। उसने अप्लाई कर दिया, अगर उसका डिले से आया है तो वो कैसे वो कहे, एफिडेविट उसका कहे। लेकिन बहरहाल ये इंटरप्रटेशन की बात है, मुझे उम्मीद है कि उसे आला अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। फैसला इमरान खान हुकूमत जो है वो शफाफियत पे यकीन रखती है, मेरिट पे यकीन रखती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे हैदराबाद में अयूबिया नेशनल पार्क में एक हुकूमती आला शख्सियत को जो है 22 कनाल का प्लाट कवायद के बरक्स दिया जा रहा है, बल्कि उसकी मंजूरी दी जा चुकी है और वहाँ पर जो माहौलियात है उसको तबाह किया जा रहा है और मल्टी वो मुझे पता नहीं है, पता करके बताता हूँ जी। आप इमरान खान साहब को दे दें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को उसका काम फरमाए और इन सब नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। पेशावर में सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की याद में ताज़ती रेफरेंस के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब कर रहे थे वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ताकतवर है। पेशावर और कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मीडिया मालकान ने एडिटोरियल पॉलिसी पर खुद कब्जा कर लिया है। एडिटोरियल पॉलिसी वर्किंग जर्नलिस्ट के पास होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई अफ़गान उमूर पर गहरी नज़र रखते थे और इस हवाले से उनकी गहरी दस्तरत थी। 80,000 हमारी कैजुअलिटीज़ हैं इस पाकिस्तान ने, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिस तरह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जर्री अवाम ने टेररिज्म का मुकाबला किया वो काबिल सताइश है। और हमारे जो फ़ौज के जवान हैं, हमारे जो सिक्योरिटी अदारों के जवान हैं, उनके सीने हाज़िर हैं, वो उनके सर बकफ़ हैं, और उन्हीं की ये एहसान है कि हम पाकिस्तान में एक अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान तो कमज़ोर नहीं है और इंशाल्लाह पहले भी हमने साबित किया है, फिर साबित करेंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। प्रेस क्लब वाला बस वो करके उसको 6 ट्रिलियन
मैं तो था नहीं जी, मैं तो कोई नहीं हिस्सा था, पता नहीं कब था, पता नहीं आपको किसने ख्याल किया। वो प्रेस क्लब वाले सर बता दें उसको, तो प्रेस का कर दे। इन दोनों को मेरा मैसेज ये है कि ये सारे जो चूहे हैं ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, उसके बाद जो है वो करेंगे। अच्छा जी, मैं प्रेस क्लब पे थोड़ी